पहले हम देखते हैं जी एसक्यूएल लोडर को, फिर बाकी चीज़ें डिस्कस करेंगे। एसक्यूएल लोडर एक यूटिलिटी है ओरेकल की जो कि फ्लैट फाइल्स में से डाटा उठा के आपके स्पेसिफाइड टेबल्स के अंदर लोड करती है, ठीक है। तो एसक्यूएल लोडर का आर्किटेक्चर अगर देखा जाए तो इसकी कंट्रोल फाइल है, देन कुछ इनपुट डाटा फाइल्स हैं, मीन कि आपके पास इनपुट डाटा फाइल्स वो आपके पास टेक्स्ट फॉर्मेट में फाइल्स होंगी। आपके पास CSV फाइल्स हैं या टैब सेपरेटेड हैं या पाइप सेपरेटेड हैं, वो फाइल्स हैं आपके पास, और उन्होंने वो फाइल्स आपने लोड करनी है डेटाबेस के अंदर किसी टेबल में। तो एसक्यूएल लोडर की कंट्रोल फाइल में आप सारी स्पेसिफिकेशन बताएंगे कि फाइल्स कहाँ पे हैं, उनमें डाटा किस तरह का पड़ा हुआ है, और वो डाटा कौन से टेबल में कैसे लोड करना है, कौन सा कॉलम कौन से टेबल के किस कॉलम में लोड करना है, ये सारी चीज़ें आप कंट्रोल फाइल के अंदर बताएंगे। ये कंट्रोल फाइल वो नहीं है जो डेटाबेस की कंट्रोल फाइल है, ठीक है। ये कंट्रोल फाइल आप खुद क्रिएट करेंगे आप। तो जब एसक्यूएल लोडर इन्वोक होगा तो ये एक लॉग फाइल बनाएगा जिसमें वो डिटेल्स बताएगा कितने रिकॉर्ड उसने इंसर्ट किए, कितने नहीं किए। डिस्कार्ड फाइल बनाएगा जिसमें वो ऐसे रिकॉर्ड जो कि इंसर्ट नहीं करने थे, आपने कोई क्लॉज लगाई होती कि सिर्फ ये रिकॉर्ड एंटर हों, पर्टिकुलर रिकॉर्ड जो बाकी सारे रिकॉर्ड में वो डिस्कार्ड फाइल में चले जाएंगे। रिजेक्टेड में या बैड फाइल एक बनाएगा जिसमें ऐसे रिकॉर्ड्स जो कि एंटर नहीं हो सके किसी वजह से, फॉर एग्जाम्पल आपने नंबर कॉलम में करेक्टेड डाटा एंटर करने की कोशिश की, एक रो ऐसी थी, वो बैड फाइल के अंदर चली जाएगी। हाँ, लेंथ का मसला था या किसी भी वजह से कोई एक रो एंटर नहीं हो सकी तो वो रो बैड फाइल के अंदर चली जाएगी, ठीक है। नहीं, अब लिखते हैं। अच्छा, इंटरप्राइज मैनेजर के थ्रू भी इसका है अवेलेबल आपको इंटरफेस, और हम इसको ज़रा कर लेते हैं जी, एक टर्मिनल ओपन करते हैं और एक कंट्रोल फाइल। पहले मैं एक CSV फाइल बना लेता हूँ, तो मैं करता हूँ जी SQL+ से कनेक्ट। तो HR में एम्प्लॉयज के जो टेबल का डाटा है उसको मैं CSV फॉर्मेट में कन्वर्ट करके सेव कर लेता हूँ। तो मैं करूँगा जी सिलेक्ट फर्स्ट अंडरस्कोर एम्प्लॉय ID ले लेते हैं। हाँ जी, ठीक है। लेट्स ये फाइल है, मेरे पास ये डाटा है, मैं इसको करता हूँ स्कूल, किसी भी नाम से स्कूल कर लूँ, एग्जीक्यूट करूँगा और स्कूल ऑफ। मैं ये भी कर सकता था, हेडर ऑफ कर देता, फीडबैक ऑफ कर देता, प्रॉम्प्ट ऑफ कर देता, तो मुझे सिर्फ उसमें डाटा ही फिर नजर आता, ठीक है। हाँ, आप उसको VI करके तुम्हें मैनुअली उसको करना पड़ेगा। नहीं, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ना, यूनिवर्सल है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, ठीक है। मोर करते हैं, हाँ किसी भी से कोई भी डेलीमीटर, पाइप हो सकता है, टैब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आप अपनी मर्जी से कोई डेलीमीटर बता सकते हैं। कॉमा बाय यूज CSV होती है, ये टैब डेलीमीटर होती है, ठीक है। ये आपके पास डाटा है और ये आपने लोड करना है किसी टेबल में। टेबल बना लेते हैं, HR में एक टेबल बनाते हैं, क्रिएट टेबल m_test ID नंबर नेम वार्ड 230 कर देता हूँ उसको, हाँ ठीक है। सेल नंबर और डेप्थ ID नंबर, ठीक है जी। तो ये मेरे पास एक m_test के नाम से टेबल है, उसका स्ट्रक्चर मैंने वही बनाया जिसमें जो इस फाइल में मेरे पास 4 कॉलम्स है जो कि डाटा आ रहा है, मैंने ये डाटा लोड करना है। तो मैं क्या करूँगा जी, अब यहाँ पे एक फाइल बना लेता हूँ, VI कर लेता हूँ, ये लेट से कोई फाइल का नाम कुछ भी दे दूँ, ABCXYZ कुछ भी दे दूँ, ठीक है। data.ctl दे देता हूँ, CTL का मतलब कंट्रोल फाइल है, ठीक है, या loader.ctl दे देता हूँ, जहाँ मर्जी बनाए, ठीक है। अब इसमें आप लिखेंगे कि डाटा आपने लोड करना है, तो लोड डाटा की कमांड है, इन फाइल और सिंगल कोट्स में फाइल का नाम और पाथ,
ठीक है, इनटू टेबल और आगे टेबल का नाम दे देंगे HR नहीं, टेबल का नाम हमने क्या किया है, किस नाम से क्रिएट किया है, emp_test। अच्छा, ये हमने बता दिया कि इस फाइल से डाटा उठाना है, इस टेबल में इंसर्ट करना है। ठीक है, अब इसमें हम बताएंगे कि फील्ड्स जो हैं, सर ये इंसर्ट या पेंडिंग कितना होता है? मैं बता देता हूँ। फील्ड्स टर्मिनेटेड बाय डबल कोट्स में आप दे देंगे जो आपका टर्मिनेशन कैरेक्टर है। ठीक है, तो हमारा कॉमा है, और ऑप्शनली इनक्लोज्ड बाय डबल कोट्स। इसमें हम बता देंगे उसकी फील्ड्स के नाम। ठीक है, अब फाइल में जो डाटा है, पहली है आईडी, तो मैं चाहता हूँ कि वो आईडी के कॉलम में जाए, यानी कि एम्प्लॉय आईडी है वो आईडी के कॉलम में जाए। मैं यहाँ पे आईडी दूंगा, देन आईडी नेम का कॉलम है, देन सैल का कॉलम है, देन डेप्थ आईडी का कॉलम है। तो अब क्या होगा, फाइल में जो पहला कॉलम होगा वो इस कॉलम में लोड होगा, फाइल में जो दूसरा कॉलम है इस कॉलम में लोड होगा, फाइल में जो तीसरा कॉलम है इसमें लोड होगा, एंड सो ऑन। ठीक है, इस ऑर्डर में। ऑप्शन इंक्लोज का क्या है? देखिए यूजली क्या होता है कि कई दफा डाटा आप जब किसी डाटा यूटिलिटी से एक्सपोर्ट करें ना, तो वो जो करेक्टर डाटा होता है वो डबल कोट्स में डाल देता है, तो इसलिए आप इसलिए, अदरवाइज ये नहीं करेंगे तो उसको एज अ डाटा ट्रीट करेगा, तो वो फिर आपका डबल कोट्स भी करेक्टर डाटा के अंदर आ जाएंगे। ठीक है ना, अच्छा ये हमने कर लिया। अब हम सिंपली एसक्यूएल लोडर एक कमांड लाइन यूटिलिटी है। ठीक है, अब हम करेंगे एसक्यूएल LDR HR कंट्रोल इक्वल्स टू loader.ctl, ये कंट्रोल इक्वल टू कंट्रोल फाइल का नाम दे देंगे। तो बात भी सकते हैं, बात दे सकते हैं, हाँ बात भी दे सकते हैं। ठीक है, कमिट पॉइंट रीच लॉजिकल रिकॉर्ड काउंट 10। आप देखते हैं जरा, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम emp_test। ठीक है, दोबारा से लोड करते हैं, एरर दे दिया उसने, एरर दिया जी, द एरर ऑन टेबल मस्ट बी एम्प्टी, टेबल एम्प्टी होना चाहिए अगर आप इंसर्ट की क्लॉज यूज करेंगे। तो हम करते हैं जी, ये बाय डिफॉल्ट उसको इंसर्ट ही ले रहा है। हाँ जी, इंसर्ट के लिए एम्प्टी होना क्यों जरूरी है? मैं बताता हूँ। अब अगर आप टेबल में ऑलरेडी डाटा है तो आप इंसर्ट के बजाय आप यहाँ पे आपका करेंगे लोड डाटा इन फाइल इनटू टेबल, टेबल का नाम अपेंड का कीवर्ड यूज करेंगे। ठीक है, अपेंड यूज करेंगे तो फिर वो मीन्स के वो डाटा आपका उस टेबल में डाल देगा, दोबारा से पॉपुलेट कर देगा। लेकिन अगर कांस्टेंट लगे तो कांस्टेंट वायलेशन हुई तो फिर वो डेफिनेटली। सर हमने अपेंड का कीवर्ड यूज किया, हाँ, तो टेबल नंबर एम्प्टी था उनका, हाँ नहीं कोई इशू नहीं, हमें बाय डिफॉल्ट अपेंड यूज करना चाहिए। हाँ जी, सर अभी इसने ओवरराइट नहीं किया। अपेंड का मतलब है वो डाटा, वही डाटा, क्योंकि अब इसमें कोई कांस्टेंट नहीं लगे हुए थे ना, तो इसे डाटा अगर कांस्टेंट लगे होते तो फिर वो एरर दे देगा, फिर वो लोड ही नहीं, फिर वो बैड फाइल में जाता सारा। ठीक है, ये कमिट खुद ही हो जाता है, एंड पे जाके कमिट कर देता है। ठीक है, और ये देखें इसकी एक लॉग फाइल बनी है, जिस नाम से आपकी कंट्रोल फाइल होती है बाय डिफॉल्ट उसी नाम से लॉग फाइल बन जाती है, .log उसकी एक्सटेंशन होती है। ठीक है, आप अपनी मर्जी से कंट्रोल फाइल के अंदर लॉग फाइल इक्वल टू लॉग फाइल का नाम बता सकते हैं, बैड फाइल इक्वल टू बैड फाइल का नाम बता सकते हैं, और डिस्कार्ड फाइल इक्वल टू डिस्कार्ड फाइल का नाम बता सकते हैं। वो अपनी मर्जी से फिर वो आप स्पेसिफाइड नाम से फिर वो फाइल क्रिएट हो जाएंगी। ठीक है जी, इसमें सर हमने करना हो कि डिफॉल्ट टाइम ना लोड करे डिफॉल्ट। हाँ ये हमने वैसे यूज किया लेकिन डिस्कार्ड नहीं ऑप्शन यूज किया। यहाँ पे आप लिखेंगे when id equals to सिंगल कोट मिनट से, क्योंकि ये सारा डाटा इसको करेक्टेड डाटा ऐसा ट्रीट करता है। ठीक है, हम इसको करते हैं जी 40 हमने किया हुआ है ना, ट्रंकेट कर देते हैं टेबल, 10 की जगह 9 करेगा। ट्रंकेट कर दिया ताकि वो
नीचे कोड अगर हम बैठ स्टार्ट करते हैं उसमें कुछ नहीं है। सर इसको बता नहीं कि मैन आईडी के मतलब फिर क्या अभी इसका नहीं नहीं डबल कोर्स में बुक है किसी के पास? बुक में होगी, एग्जांपल दी होनी चाहिए। फोर्टी वाली एक रो है, आना चाहिए इसमें। और गन क्लोज सारी डिस्कार्ड हो गई हैं क्यों? 40 वाली कोई भी नहीं थी। सर आईडी 14 नहीं है ना, आपने डिपार्टमेंट आईडी लिखा हुआ, आईडी लिखा हुआ है जो आपकी कंट्रोल फाइल है उसमें आपने उसको आईडी लिखा हुआ है, हमें डिपार्टमेंट आईडी होना चाहिए। जैसे हमारी कोड तो डिपार्टमेंट आईडी है, सही है। इसको 10 करना सर। ये सारी डिस्कार्ड की हैं, देखें। रिजेक्टेड हुआ था, रिजेक्ट डिस्कार्ड डिस्कार्ड हुआ सर। अच्छा 4:5 कह रहे हैं, 4:5 नहीं होगा ना, 4:6 होना चाहिए। उसने यहाँ पे क्या किया, 4:5 किया जी, करेक्टर 10 होना चाहिए, तो हमने इसको 4:6 सर ये कॉलम की क्या है? नहीं एक्चुअली मेरे ख्याल में ये जो पोजीशन है दैट विल बी द पोजीशन ऑफ अ करेक्टर नॉट ऑफ फील्ड। ये चेक करना पड़ेगा। हाँ चेंज होती रहती है, फिक्स विड्थ नहीं होता ना, डाटा आपका फिक्स विड्थ नहीं होता। डाटा के हिसाब से होता है। तीसरा मैं साइन कर दीजिए आप सर वो दी थी ऑल्टरनेट करने के लिए। हाँ वो हो गया था। जी सर। हाँ वो मुझे चेक करा दिया था आपने। आपने प्रिंट आउट किया था ना? हाँ मैंने। हाँ बाकियों ने भी, उन्होंने आपने भी कर लिया था। ओ यार ये इंटरप्राइज मैनेजर से क्यों नहीं कर रहे? उसमें साथ में वो बता भी देगा, सिंटैक्स भी। हाँ सिंटैक्स भी बता देगा कंट्रोल फाइल का। वो सर पूरी कंट्रोल फाइल बना देते हैं। हाँ वो खुद ही बना देगा। ये बड़ा अच्छा काम। हमारी तो वो सीक्वल भूल जाती है, बाकी सब कुछ हो जाता है। हाँ। वो मेरी सिर्फ फाइल माइग्रेशन हो रही तुम्हारी वो फ्लैट वालों में बड़ी बड़ी फाइलें होती है, बैठ के कंट्रोल फाइलें बना देते हैं। हाँ वो ये जो है ना वो कंट्रोल खुद ही उठाएगा। अगर आप इसको डाटा फाइल दे दें उसको रीड करेगा, कंट्रोल फाइल खुद ही क्रिएट कर देगा। पहली बुक की डाटा मूवमेंट, इसमें जी लोड डाटा फ्रॉम यूजर फाइल्स, ऑटोमेटिकली जनरेट कंट्रोल फाइल। ठीक है जी, या एग्जिस्टिंग भी यूज़ कर सकते हैं आप। हम कंट्रोल फाइल जनरेट करा लेंगे। अच्छा डाटा फाइल इज़ लोकेटेड, डाटा फाइल का नाम यहाँ पे देंगे हम। ब्राउज का ऑप्शन है, हाँ है ऑप्शन, लेकिन यहाँ पे नाम दे देते हैं। अच्छा अब डाटा फाइल अगर सर्वर पे है या ब्राउज़र की मशीन पे है, क्योंकि हम ऑलरेडी सर्वर पे बैठे हुए हैं तो हम डायरेक्ट कॉल दे देंगे होम और फिर data.cs। नेक्स्ट करते हैं जी। ठीक है जी।
ये हमने फाइल उठा ली है। टेबल नेम इसको हम बता देंगे, टेबल अभी क्रिएट करना है या ऑलरेडी क्रिएटेड टेबल है, उसको वो हम दे देते हैं HR_m_test। इसके साथ कुछ नहीं होता। अच्छा वो उसका ब्राउज़र इसमें आ रहा होगा कैरेक्टर डिलीमिटेड। हाँ कैरेक्टर डेलिमिटेड है क्योंकि ये फाइल फील्ड डेलिमिटेड देखें, कॉमा है, नंबर ऑफ रोज स्किप नहीं करनी कोई, फील्ड इनक्लोजर ऑप्शनल है, डबल कोट्स। और देखें ये है जी फील्ड 1 जो है, अब कौन सी फील्ड टेबल की किस में जानी चाहिए, यानी कि फाइल में जो फील्ड 1 है वो टेबल के आईडी के कॉलम में जाएगी, फाइल में जो फील्ड 2 है वो टेबल के नेम के कॉलम में। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आके चेंज करेंगे। लेट से आप चाहते हैं कि फील्ड 4 जो है वो आईडी में जानी चाहिए, तो यहाँ पे आप 4 लिख देंगे, ठीक है, एंड सो मैपिंग करा देंगे आप। सही होगा। और इसके बाद ये प्रीव्यू कर रहा है आपका डाटा जी। फिर क्लोज कहाँ आएगी फिर? हाँ आगे अभी आगे अभी अच्छा अच्छा। ठीक है, ऑप्शंस में जाके कन्वेंशनल पाथ करना है, डायरेक्ट पाथ करना है, ये पैरेलल करना है। कन्वेंशनल पाथ में क्या होगा, डाटा उठाएगा फाइल में से, बफर कैशे के अंदर लेके आएगा, कन्वर्जन परफॉर्म होगी, चेक्स परफॉर्म होंगे, फिर डाटा इंसर्शन होंगे। अगर आप डायरेक्ट पाथ करते हैं तो वो बफर कैशे बाईपास हो जाता है, डायरेक्टली सोर्स से उठाता है और टेबल के अंदर डाल देता है, ठीक है। बहुत सारी कन्वर्जन बाईपास हो जाती है, डाटा जल्दी लोड हो जाता है। लेकिन हाँ ड्रॉबैक ये है कि ट्रिगर फायर नहीं होंगे, बहुत सारे कॉन्स्टेंट्स स्किप हो जाएंगे, कॉन्स्टेंट्स भी चेकिंग होंगे, ठीक है। हाँ और बाद में एक्सपोर्ट लगे इंपोर्ट लोग क्या देते हैं। अच्छा ये पैड फाइल और डिस्कार्ड फाइल्स के नाम बता सकते हैं आप। लेट से पैड करते हैं हम डाटा डॉट बैड डाटा डॉट, लोकेशन ही नहीं है, डिफॉल्ट लोकेशन पे कर देगा, नहीं देते आप। एडवांस्ड ऑप्शंस, पैरामीटर नहीं वो स्केड्यूल आएगा। पैराम 1 इज इक्वल टू, सर वो पैराम 1 करना पड़ेगा। पैराम 1 नहीं होता तो हाँ वो तो एग्जाम्पल सारा है, नहीं है, फिर तो उसका नाम देके करना पड़ेगा। देखते हैं ये क्या है। 7 देंगे डिपार्टमेंट आईडी कोई देखते हैं। कॉन्ट्रैक्ट नेम देना है। फाइल फॉर्मेट है, लोड मेथड है, देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा इसमें नहीं है वो ऑप्शन, वेयर क्लास नहीं देख सकते, तो नाम भी पाथ भी देंगे। ये कंट्रोल फाइलिंग है जी। लोड डाटा अपेंड इनटू टेबल, टेबल का नाम, फील्ड्स में दिस। एक्सटर्नल ये भी जो मैंने लिखा है वो फील्ड है कि ये कंडीशन रिकॉर्ड को मैच करनी चाहिए। हाँ लेकिन वो देखें कि वो उसने लिखा, इसने ये जो किया हुआ ना वो किया हुआ है फिक्स विद डाटा के लिए, ठीक है। अगर डाटा हमारा हो ना CSV फॉर्मेट में तो फिर वेन में मेरे ख्याल में हम यहाँ पे ये कर देते हैं, कॉलम नेम भी दे सकते हैं, इसलिए मैंने वो कॉलम का नाम दिया था, लेकिन उस पर देख लेते हैं हम इस तरह करते हैं, कॉलम का नाम दे देते हैं। मैं कहता हूँ वेन, यहाँ पे डेप्थ आईडी इक्वल्स टू, मैं तो कहता हूँ सिर्फ 10 वाले लगा दूँ। ये तो वो तो हो गया, ट्रंकेट कर लेते हैं इसको। हो गया वो तो उधर से क्यों ना एंटरप्राइज मैनेजर से। नहीं रहा देखते हैं जरा।
आप करेंगे वैन और आगे फील्ड का नाम दे देंगे। पोजीशन उसकी वही होगी। हाँ, लेकिन ये वैन आपने लगाना है अपेंड या इंसर्ट या टेबल के बाद, वैन आगे टेबल का फील्ड का नाम, कंडीशन जो भी कंडीशन है वो कंडीशन देंगे और फिर वो डाटा तो मैं कंडीशन ऐसा टेक्स्ट वारिकल वाला है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब यहाँ पे देखें उसने डिस्कॉर्ड फाइल बनाई होगी, लोडर डॉट इसलिए ना सर ये अभी इसकी डाटा डॉट नहीं सर, हमने इसमें डिस्कार्ड फाइल को मेंशन नहीं की। हाँ मेंशन नहीं की हुई, लेकिन इसको बनानी तो चाहिए फिर भी। अच्छा, अब उसने क्या किया होगा, वो डिस्कॉर्ड फाइल लॉग फाइल के अंदर ही सारा ऑप्शन दे दिया होगा, उन्होंने डिस्कॉर्ड फाइल नहीं बनाई तो। हाँ, हमें डिस्कॉर्ड फाइल देनी चाहिए थी। उसका साइज हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी, ठीक है सर। ठीक है। और यही आप इंटरप्राइज मैनेजर के थ्रू डाटा लोड कर सकते हैं जी। कंट्रोल फाइल क्या करती है, लोकेशन बताती है आपकी डाटा की। आपका डाटा कंट्रोल फाइल में भी हो सकता है। आपके नेट से डाटा छोटा है तो आप क्या कर सकते हैं कि उसी कंट्रोल फाइल के अंदर नीचे डाटा ऊपर आपकी कंट्रोल फाइल है, ठीक है। तो उसमें फिर आप लोड डाटा इन फाइल नहीं देंगे, लोड डाटा सिंपली की कमांड देंगे और बाकी सारे पैरामीटर्स ऐसे ही देंगे, वो डाटा उसी फाइल के अंदर पड़ा होगा। डाटा का फॉर्मेट बता सकते हैं कि वो कॉमा सेपरेटेड है, टाइप सेपरेटेड है, पाइप सेपरेटेड है या किस तरह का है। कॉन्फ़िगरेशन डिटेल्स, मेमोरी मैनेजमेंट, रिकॉर्ड रिजेक्शन, इंटरप्ट, लोड हैंडलिंग, बहुत सारी डिटेल्स आप इसमें चीज़ें आप एडवांस चीज़ें कर सकते हैं। डाटा मैनिपुलेशन डिटेल्स भी बता सकते हैं, कौन सा डाटा अपडेट हो जाए, कौन सा डाटा इंसर्ट डिलीट हो जाए, एंड सो इस तरह के ऑप्शन भी दिए जा सकते हैं। लोडिंग मेथड्स कौन कौन से जी, आपके दो तरह के लोडिंग मेथड, चाहे लोडिंग मेथड इररिस्पेक्टिव ऑफ द टूल, यानी कि आप अगर आप एसक्यूएल लोडर यूज कर रहे हैं तब भी ये यूज हो सकते हैं, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट यूज कर रहे हैं, डाटा पंप यूज कर रहे हैं, कोई भी लोडिंग का मेथड यूज कर रहे हैं तो आप ये कन्वेंशनल लोड और डायरेक्ट पाथ लोडिंग दोनों यूज कर सकते हैं। कन्वेंशनल में क्या होता है जी, कमिट इशू करता है डाटा को सेव करने के लिए, जबकि डायरेक्ट पाथ क्या करता है, सेव पॉइंट्स बना लेता है और एंड पे जाके कमिट करता है। क्योंकि आपका जो कन्वेंशनल पाथ है वो हर 100 रिकॉर्ड्स के बाद कमिट करता है, तो क्योंकि 100 रिकॉर्ड्स के बाद कमिट करेगा, जैसे जैसे कमिट करेगा तो वो डाटा रीडू फाइल के अंदर डेफिनेटली राइट होगा उस वजह से। जबकि डायरेक्ट पाथ के केस में वो सेव पॉइंट्स बनाता जाएगा और एंड पे जाके एक दफा डाटा कमिट करेगा। ऑलवेज जनरेट्स रीडू एंट्रीज, कन्वेंशनल पाथ रीडू जनरेट करता है, और डायरेक्ट पाथ के केस में क्योंकि बफर कैशे बाईपास हो जाती है इसलिए रीडू का बफर भी बाईपास हो जाता है, रीडू बहुत कम जनरेट होती है। इन्फोर्सेस ऑल कंस्ट्रेंट्स कन्वेंशनल पाथ, जबकि डायरेक्ट पाथ के केस में प्राइमरी की, यूनिक और नॉट नल सिर्फ कंस्ट्रेंट्स इन्फोर्स होते हैं। चेक कंस्ट्रेंट और फॉर्म की ये चेक नहीं होते हैं, वो डाटा फिर वो हो सकता है अपडेट, इसलिए आपने देख के डाटा इसको यूज करना है। कन्वेंशनल पार्ट ट्रिगर फायर करता है, डायरेक्ट पार्ट ट्रिगर फायर नहीं करता। क्लस्टर टेबल में आप लोड कर सकते हैं कन्वेंशन के थ्रू, जबकि क्लस्टर टेबल में आप डायरेक्ट पाथ के थ्रू आप लोड नहीं कर सकते। क्लस्टर टेबल का मतलब दो टेबल्स आपके, दो या दो से ज्यादा टेबल्स, कुछ कॉलम आप उसमें शेयर कर रहे हो, कॉलम एक दफा स्टोर होते हैं, मल्टीपल टेबल्स उसको रेफरेंस कर सकते हैं, उसको क्लस्टर कहते हैं, ठीक है। एंड अलाउज अदर यूजर्स टू मॉडिफाई टेबल्स ड्यूरिंग लोड ऑपरेशन, ये कन्वेंशनल पाथ के केस में। जबकि जब डायरेक्ट पाथ के केस में करेंगे तो एक बड़ा ड्रॉबैक ये भी है कि वो टेबल को लॉक कर लेगा एक्सक्लूसिव मोड में, उस टेबल के ऊपर कोई डीएमएल नहीं चल सकती जब तक आपकी वो लोडिंग चल रही है, सिर्फ सेलेक्ट चल सकती है, ठीक है। और मेंटेन्स इंडेक्स एंट्रीज ऑन ईच इंसर्ट, इंडेक्सेस को भी साथ साथ अपडेट कर देते हैं। मर्ज न्यू इंडेक्स एंट्रीज एट द एंड ऑफ द लोड, ठीक है, बाद में जाके सबसे आखिर में जाके इंडेक्स के अंदर सारी की सारी डाटा लोडिंग करते हैं। तो ये डिफरेंसेस हैं कन्वेंशनल पाथ और डायरेक्ट पाथ के केस में। और एक फर्क ये भी है कि आपके टेबल का होता है एक हाई वाटर मार्क। हाई वाटर मार्क क्या होता है कि आपका टेबल मैक्सिमम किस लेवल तक गया, जैसे आपका टेबल इस वक्त 10 GB के मार्क के ऊपर है, 10 GB से नीचे जितना बहुत सारे फ्री ब्लॉक्स होंगे, क्योंकि डाटा डिलीट होता है तो फ्री ब्लॉक्स होते हैं, लेकिन हाई वाटर मार्क रीसेट नहीं होता, ठीक है। तो कन्वेंशनल पाथ के केस में हाई वाटर मार्क से पहले नीचे जितने ब्लॉक्स हैं एम्प्टी, उनको फिल किया जाता है और फिर जरूरत पड़ती है तो हाई वाटर मार्क को रेज किया जाता है। जबकि डायरेक्ट पाथ के केस में हाई वाटर मार्क से अगर नीचे सारा टेबल ही बेशक एम्प्टी क्यों ना हो, वो हाई वाटर मार्क से ऊपर ही डाटा इंसर्ट करेगा, ये हाई वाटर मार्क सर्च नहीं करना पड़ता, ठीक है, इसलिए ज़्यादा फास्ट होगा। नमाज पढ़ लें। हमारी लोडिंग है डायरेक्ट पाथ लोडिंग, वो सिर्फ दो चेक्स को छोड़ के मतलब दो लोकेशन है, इसके अलावा तो ये अच्छी मतलब स्ट्रेटजी है, लेकिन वो इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा। हाँ, कौन सी? वो दो कंडीशन इम्पोर्टेंट हाँ, है, बहुत important। वो होता है कि आप डमी लोड कर रहे हो, आपको इतना नहीं हाँ। कर लेते हैं। नहीं वैसे हम यूज करते हैं, हम प्रोडक्शन में भी यूज करते हैं, लेकिन वो सर्टेन रिक्वायरमेंट्स ट्रू हो तो फिर पूरी रेगुलर ट्रू, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि देखें हमारा डाटा बहुत सारे चेक्स को में से गुजर के आता है,
तो जब वो सारे चेक्स पास कर लेता है तो फिर हमने सिंपली लोड ही करना होता है, तो फिर वो लोडिंग की स्पीड ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है ना है। कि बहुत बल्क में तो बीक्यू के वरना तो फर्क पता नहीं लगता। हाँ नहीं वरना तो बिल्कुल अच्छा दूसरी सर आपने यूज करते हैं तो कितना डिफरेंस होता है यानी कन्वेंशनल रोशनी यार कोई राउंड एक 1 GB के कह रहे हैं हाँ बहुत ज्यादा अराउंड कोई 30% तक डिफरेंस पड़ जाता है। 30% अगर आप देखा जाए आपके ओवरऑल टाइम का तो अच्छा खासा, अगर लेट से 10 घंटे हैं तो फिर अच्छा खासा फर्क पड़ जाएगा, वो 3 साढ़े 3 घंटे का फर्क पड़ जाएगा उसमें। नमाज पढ़ने की फिर शुरू करते हैं। देन है जी एक्सटर्नल टेबल्स। एक्सटर्नल टेबल्स हमने शायद कवर किए थे, नहीं सर, हमने एक फ्लैट फाइल क्रिएट करके उसके साथ एक्सटर्नल टेबल नहीं किया हमने मुझे ना। एक्सटर्नल टेबल्स क्या करते हैं कि यार रीड ओनली टेबल्स, ये याद रखिएगा, दीज आर रीड ओनली टेबल्स। एक्सटर्नल टेबल्स पे आप कोई DML DDL परफॉर्म नहीं कर सकते, हाँ सिर्फ सेलेक्ट हो सकती है। रीड ओनली टेबल स्टोर्ड एज फाइल्स ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम आउटसाइड ऑफ द ओरेकल डेटाबेस। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, वैसे आप नॉर्मली जब टेबल में से किसी टेबल में से डाटा सेलेक्ट करते हैं तो वो डाटा कहाँ से आता है, डाटा फाइल में। जबकि अगर आपके एक्सटर्नल टेबल के केस में आपका डाटा फाइल्स में से नहीं आता, आपकी हो सकता है एक्सेल की कोई फाइल हो, कोई जैसे हमारे पास एक फाइल है, इसको मैं किसी एक्सटर्नल टेबल के साथ अटैच कर दूँ तो वो एक्सटर्नल टेबल बन जाए। ठीक है, तो एक्सटर्नल टेबल डायरेक्टली आपकी OS की किसी फ्लैट फाइल से डाटा उठा के आपको देते हैं। तो आसानी आपके लिए ये हो जाती है कि आपने सिलेक्टिव डाटा सिर्फ लोड करना है। एसक्यूएल लोडर में आपको वो वेयर क्लास लगा के या आपको डाटा लोड करना पड़ता है, अच्छा खासा टाइम लगेगा। इसमें आप क्या कर सकते हैं कि एक्सटर्नल टेबल के साथ फाइल अटैच करें, उसमें क्यूरी लिखें, जो जितनी क्यूरीज आप एक नॉर्मल टेबल पे रेज करते हैं जो कुछ वो सारी उस पर लिख सकते हैं। सर ये इंसर्ट इनटू एक नॉर्मल टेबल एज करके उस एक्सटर्नल टेबल से सिलेक्ट स्टेटमेंट लगाएं और इंसर्ट कर लें, या एक्सटर्नल टेबल के साथ सिंपली आप उस पर कोई रिपोर्टिंग करनी है तो वो उस पर कर लें, जैसे मर्जी कर लें। सर ये लॉजिकल है, टेबल स्पेस इसका किसी टेबल स्पेस में पड़ा होता है डाटा नहीं फाइल में पड़ा देखिए, होता इसकी है। डेफिनेशन डाटा डिक्शनरी के अंदर होती है, लेकिन इसका जो डाटा है वो आपकी नॉर्मल किसी फाइल के अंदर होता है। तो सर ये होता है वही बफर कैशे जो क्या आता है बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही वो सारा प्रोसेस वही होगा कि बफर कैशे में आएगा, वहां से फिर आप select तो इसमें करेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर डिफाइन होता है, हाँ स्ट्रक्चर डाटा इसी के डिफाइन, अंदर ही पड़ा होता है, ये फाइल से यूज डाटा टेबल के अंदर डाटा नहीं होता, डाटा उस फाइल में होता है, रन टाइम पे फाइल में चली जाता सर है। ये व्यूज के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं। नहीं जैसे views तो store व्यू नहीं तो होते हैं ना, व्यू कंपेयर कर सकते हैं एक हद तक। व्यू क्या है, एक लॉजिकल है, जैसे ये भी एक टेबल है, ठीक है, और वो रन टाइम पे बेस टेबल में डाटा लेके आते हैं, ये रन टाइम पे फाइल में से डाटा लेके आते हैं। तो ये फाइल में से लेते हाँ हैं टेबल वो टेबल्स में से लेके आते हैं। अब व्यू आप एक्सटर्नल टेबल के ऊपर भी व्यू बना सकते हैं, ठीक है, व्यू नॉर्मल टेबल पे भी बना सकते हैं, एक्सटर्नल टेबल पे भी बना सकते हैं। ये टेबल की एक कैटेगरी, ये स्टेटमेंट है क्रिएट टेबल की। क्रिएट टेबल का नाम, आगे उसके सारे आप कॉलम्स के नाम दे देंगे, ऑर्गेनाइजेशन एक्सटर्नल, और उसके बाद आप सारी उसकी डिटेल्स बताएंगे कि आपकी फाइल्स कहाँ पे हैं एंड सो ऑन। अच्छा जी, हम क्या करते हैं, क्रिएट करके देखते हैं। एक्सटर्नल टेबल क्रिएट करके देखते हैं, फाइल हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है जी, हमारे पास है जी data.csv, ये किसी एक्सटर्नल टेबल के साथ अटैच करते हैं। मैं यहाँ पे एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लेता हूँ डाटा के नाम से, और data.csv को डाटा के फोल्डर में सेंड कर देते हैं, ठीक है जी, ये एक फोल्डर मेरे पास है। अब डेटाबेस में हम एक डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे, क्रिएट डायरेक्टरी mydir हमने ऑलरेडी तो नहीं किया, xtdir as /oracle/data, ठीक है जी, डायरेक्टरी क्रिएट कर दी, ग्रांट रीड कॉमा राइट ऑन डायरेक्टरी HR, ठीक है। अब HR यूजर से लॉगिन होके एक्सटर्नल टेबल क्रिएट करते हैं, क्रिएट टेबल m_ext, कोई भी नाम रख लें, ठीक है, कॉलम का नाम रख लीजिए ID नंबर नेम वाचर 30 कर देते हैं, डिपार्टमेंट नंबर डेप्थ ID नंबर, ठीक है, यहाँ तक तो नॉर्मल है। जब आप पैरेंथेसिस क्लोज कर लेंगे तो यहाँ पे आप लिखेंगे ऑर्गेनाइजेशन,
ठीक है जी। पैरेंथेसिस स्टॉप करेंगे स्टार्ट, उसमें आप बताएंगे टाइप क्या है इसकी, टाइप 2 हो सकती है। टाइप इसकी बताएंगे ओरेकल अंडरस्कोर लोडर हो सकती है या ओरेकल अंडरस्कोर डाटा पंप हो सकती है, ठीक है। 2 टाइप होते हैं, ये ड्राइवर्स हैं जो कि क्या करते हैं फ्लैट फाइल में से डाटा रीड करते हैं। यूज कर रहे हैं। हाँ जी। और इसमें आप बताएंगे डिफॉल्ट डायरेक्टरी, डिफॉल्ट और डायरेक्टरी का नाम देंगे EXTDIR, ठीक है जी। और एक्सेस पैरामीटर्स, और इसमें आप बता देंगे पैरेंथेसिस में एक्सेस पैरामीटर्स, यानी कि वो फाइल जो होगी उसमें वो रिकॉर्ड किस तरीके से डेलीमिट होंगे, ठीक है। तो रिकॉर्ड्स डेलीमिटेड बाय न्यू लाइन, ठीक है। हमारी जो फाइल है हर रिकॉर्ड एक नई लाइन के ऊपर है, ठीक है। फील्ड्स टर्मिनेटेड बाय सिंगल कोट्स में आप बता देंगे कि वो सेपरेटर क्या है, ठीक है, कॉमा है। और अगर कोई फील्ड मिस है तो उसको, हमारे केस में तो नहीं है लेकिन फिर भी हम लिखते हैं क्योंकि मिसिंग फील्ड वैल्यूज आर नल, ठीक है। और फिर आप बताएंगे यहाँ पे पैरेंथेसिस में कि वो टेबल के कौन से उसमें कॉलम में डाटा लोड होगा, शो होगा आपको, ठीक है। वो बताना बल्कि जरूरी नहीं है, आप ये भी बता सकते हैं, अगर बताना चाहें तो ठीक है, अगर नहीं बताना चाहें तब भी आप तो यहाँ पे फिलहाल इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। ये हम पैरेंथेसिस क्लोज कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे बताएंगे लोकेशन, और पैरेंथेसिस के अंदर सिंगल कोट्स में फाइल का नाम देंगे data.cs। लोकेशन में आपने याद रखना है फाइल का नाम देना है, ना कि पाथ देना है, क्योंकि पाथ आप ऑलरेडी दे चुके हैं ये डायरेक्टरी के अंदर, ठीक है। पैरेंथेसिस क्लोज कर देंगे, दूसरी पैरेंथेसिस भी क्लोज कर देंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे रिजेक्ट अनलिमिटेड, ठीक है जी। अदरवाइज वो 1000 रिकॉर्ड्स की लिमिट होती है, उससे ज़्यादा रिकॉर्ड आपको नहीं मिलेगा। तो रिजेक्ट लिमिट अनलिमिटेड करेंगे तो सारा डाटा आपको दिखा सकता है। अब हम करते हैं सिलेक्ट स्टाइल फ्रॉम data.cs, तो ये रन टाइम की उस टेबल में से फाइल में से डाटा ला रहा है। अब उस फाइल को मैं जाके चेंज कर देता हूँ। ठीक है, देखिए आप आपको ये डाटा सर उसको हटा देंगे तो क्या करेंगे? एरर दे देगा। लेट्स मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ। फाइल data.csv in EXTDIR not found। तो आपके पास आप ये एक्सटर्नल टेबल बना लें, आपको डाटा आता है आपके पास CSV फॉर्म में, उस फाइल का नाम चेंज करें, उस डायरेक्टरी में रखें और डाटा लोड। यूजली ये आपके वेयर हाउसेज में डाटा इसी तरीके से लोड होता है। आपके पास CSV फॉर्म में आपकी OLTP इन्वायरमेंट्स में से फाइल्स आती हैं, उनको बता देते हैं कि इस फॉर्मेट में होने चाहिए, ये कॉलम्स होने चाहिए और ये सीक्वेंस होने चाहिए कॉलम। आपने ऑलरेडी उस स्पेसिफिकेशन के हिसाब से टेबल्स बनाए होते हैं, वो जो फाइल्स आती है वो सारी रखते हैं आप टेबल्स में, आपके पास ऑलरेडी डाटा इंसर्ट की स्टेटमेंट इससे चला देते इससे आप उठा Yes, लें। that's direct from- ये सब लोडर से तेज होता है। डेफिनेटली ये लोड से ज़्यादा चाहिए। तो इसी को हम इंसर्ट कर सकते हैं। इसके थ्रू आप ये कर लेना, क्रिएट टेबल करके एज इंसर्ट। क्रिएटेबल न्यू टेबल सेलेक्ट स्टाइल फ्रॉम Select दिस style टेबल। from this हाँ। हाँ। इसके अंदर तो नहीं इंसर्ट कर सकते। इसके अंदर नहीं, इसके अंदर इस टेबल के अंदर इंसर्ट नहीं कर सकते आप। तो सीक्वल नहीं करते लेकिन ग्रुप वैसे नहीं, हाँ वैसे आप वो डायरेक्ट फाइल ओपन वो करके तो कर सकते हैं, ठीक है। इसके एक्सटर्नल टेबल के थ्रू किसी और टेबल में insert कर सकते हैं। हाँ ये देखें ये कर रहे हैं, तो इंसर्ट भी हो जाएगा। ठीक है। अब वो टेस्ट वन में आपके पास डाटा, यूजली ये भी टेक्निक फॉलो की जाती है, ठीक है। आप इस तरीके से डाटा इंसर्शन भी कर सकते हैं। सो सी प्रीएक्स तो नहीं है एक्सटर्नल टेबल पे। प्रीरेक्स वही है, डायरेक्टरी होनी चाहिए, डायरेक्टरी के ऊपर वो जो यूजर जिस यूजर ने एक्सटर्नल टेबल क्रिएट करना है उस डायरेक्टरी के ऊपर उसको रीड राइट की एक्सेस होनी चाहिए, मतलब OS लेवल पे नहीं, विद इन डाटाबेस, जैसे मैंने रीड राइट की परमिशन दी। डायरेक्टरी की नॉलेज से बात है, मैंने तो होती है डायरेक्टरी। हाँ 9 MB है डायरेक्टरी
डायरेक्टरी ऑब्जेक्ट उसमें भी आप क्रिएट ये सेम है जैसे डेटा पंप के हमने बिल्कुल बिल्कुल जैसे डाटा पंप हमने दी इसमें आप अपनी मर्जी के फील्ड उठा सकते हैं। हाँ बिल्कुल वो आप तो जब ये कोई भी आपके- ग्रुप फंक्शन लगा लें, सब क्यूरीज लगा लें, जो मर्जी आप इस पे कर लें, वो सारा काम किया जा सकता सर वो ग्रुप फंक्शन इससे स्लो होते होंगे ना है डेफिनेटली वो नॉर्मल फाइल फाइल पड़ता रहता है। हाँ अच्छा, आप एक्सटर्नल टेबल के थ्रू अनलोड भी कर सकते हैं डाटा। अनलोड से क्या होगा कि आप एक चाहते हैं आपके पास एक नॉर्मल टेबल है, अब नॉर्मल टेबल से डाटा अगर आपने किसी फाइल के अंदर सेव करना तो क्या तरीके हैं वर्क में। एक तरीका तो ये है कि स्पूल करें उसको, CSV में कन्वर्ट अगर आपने करना है, या टैब सेपरेटेड करना है या पाइप सेपरेटेड करना है, तो पाइप लाइन के साथ वो मिला के ना तो उसको आप स्पूल करें, वो फाइल आपकी क्रिएट और वो फाइल भेजें। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप SQL लोडर की यूटिलिटी यूज करते हुए एक्सटर्नल टेबल का फीचर यूज करते हुए आप एक नॉर्मल टेबल में से एक डाटा उठाएं और एक फाइल में सेव कर दें। लेकिन वो जो फाइल होगी वो नॉर्मल टेक्स्ट फाइल नहीं होगी, वो ओरेकल की अपनी प्रोप्राइटरी फाइल होगी। वो फाइल आप किसी दूसरी डेटाबेस में ले जाएं, वहाँ पे एक्सटर्नल टेबल ऑलरेडी बना हुआ आपके पास, या आप बनाए हैं नया एक्सटर्नल टेबल और वो फाइल वहाँ पे प्लेस करते हैं। अभी जो हमारे पास एक टेबल से एक वो कैसे बनेगी? हाँ वही मैं अभी करने लगे ना, डेट से मैं करता हूँ जी। सर ये चीज हम डेटा पंप के थ्रू भी कर सकते हैं। ये चीज़ हम डेटा पंप के थ्रू इंपोर्ट एक्सपोर्ट के थ्रू हाँ लेकिन वो हाँ वो फाइल भी ओरेकल के प्रोप्राइटरी फॉर्मेट में, लेकिन वो आपको इंपोर्ट करनी पड़ेगी, वो आप फाइल ऐसे यूज नहीं कर सकते। जबकि इस तरीके से जो फाइल है वो आप डाटा वो आप एक्सटर्नल टेबल के साथ अटैच कर सकते हैं। ये डिफरेंस है। अच्छा मैं करता हूँ डेट से, इसमें आप करेंगे जी क्रिएट स्टेटमेंट, तरीका वही है, क्रिएट टेबल ext1 कर देते हैं, ऑर्गेनाइजेशन एक्सटर्नल, इसमें पैरामीटर बता देंगे टाइप ओरेकल अंडरस्कोर डाटा पंप इस दफा कर लेते हैं, ठीक है। और एक टाइप ओरेकल डाटा पंप हो सकता है या SQL अंडरस्कोर लोडर हो सकता है। बेहतर है ओरेकल अंडरस्कोर डाटा पंप यूज करें, ये थोड़ा फास्टर है SQL लोडर से, ठीक है। डिफॉल्ट डायरेक्टरी माई DIRC लोकेशन टेस्ट डॉट डेट कर देते, कुछ भी नाम रखें। ये तो नहीं होती। हाँ, ये हाँ फॉर्मेट लिखता तो हाँ जी आप फॉरवर्ड ना भी कर देगा। हाँ एज इंटरनल है। एज तो इसने क्या किया है, एक्सटर्नल टेबल तो खैर बना ही दिया है, लेकिन इस लोकेशन पे जाके इस नाम से एक फाइल बना दिया और ये सारा डाटा उसने अनलोड कर दिया, ठीक है। टेस्ट डॉट डेट, अब ये फाइल आप उठा के दूसरी तरफ ले जाएं, इसको कैट करें मतलब है ठीक है, ओरेकल के प्रोप्राइटरी फॉर्मेट में। तो आप इस तरीके से डाटा अनलोड कर सकते हैं फाइल के अंदर। अब ये फाइल आप दूसरी तरफ ले जाएं, वहाँ पे आप ये टेबल आपके पास ऑलरेडी बना हो या आप बना लें टेबल और इस फाइल में से डाटा वहाँ पे तो वहाँ पे फिर हमें ड्राइवर का यूज करना पड़ेगा डाटा पंप। और डाटा पंप दोनों तरफ फिर आपको ड्राइवर वो खुद इसको ऊपर वो खुद ही वो स्पेसिफिकेशन खुद अच्छा सर ये किस्म का एन्क्रिप्टेड भी होगा। इंक्रिप्टेड भी हो गया। आपका डाटा जो है ना वो फाइल के अंदर है, लेकिन वो नॉर्मल यूजर को रीड नहीं कर सकते जब तक इसको एक्सटर्नल टेबल के साथ अटैच नहीं करें। ये तो सर यूं नहीं होता है सर, ये टेक्स्ट फाइल में जो एक्सटर्नल टेबल हमारी सी टेक्स्ट हाँ। फाइल उसी को रीड हाँ करके बिल्कुल एक इंक्रिप्टेड बना लें, एन्क्रिप्टेड बिल्कुल बिल्कुल आगे उसको चेंज बिल्कुल। सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ जी सर एक कॉलम की वैल्यूज देखनी है, हम्म लेकिन वो देखनी इस तरह की वो कॉमा सेपरेट होती है, पॉसिबल है? लाइक मैं कोई आईडी देख रहा हूँ, मैं सर्टन देख और लगाता हूँ कहीं से वो कोई आईडी है, डिपार्टमेंट आईडी 40 है, वैसे तो वो कॉलम मुझे एक स्ट्रेट रो में दिखा देगा कि जी आईडी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैं चाहता हूँ कि इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 वो फिर आपको हो सकता है, लेकिन आपको वो मल्टीपल टेबल्स बना के ना उनको आपस में ज्वाइन करके करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो एज अ कॉलम आपको दिखाएगा ना, उसको एज अ रो देखना है, तो वो फंक्शंस भी हैं और अब तो फंक्शंस भी हैं, कॉलम टू रो टू कॉलम के फंक्शंस हैं, वो आप उसमें आपके रो को कॉलम में कन्वर्ट करके हाँ और आप अपने बना सकते हैं। हाँ वो ये फंक्शंस बने बनाए आपको मिल जाएंगे, वो यूज करें, आपका वो डाटा जो कॉलम पास करेंगे वो एज अ रो आपको दिखा देगा। जो उसके लिए तो वो जो आप करें उसके तो वो हाँ बिल्कुल बिल्कुल लाइन भी कुछ कर सकते हैं। तो ये जी एक्सटर्नल टेबल पॉपुलेशन इसको कहते हैं, डाटा पंप के थ्रू या SQL लोडर के थ्रू किया जा सकता है। जब भी हम बात की कॉलम रो नजर आ मेरे वहां पर आया तो हम उसको स्क्रिप्ट में देख रहा था, एक कमांड एक सिलेक्ट करके अंदर लिखती है, ये एडवांस SQL में।
तो एक्सटर्नल टेबल के ऊपर आप नॉर्मल जैसे नॉर्मल टेबल के ऊपर क्यूरीज करते हैं वैसे कर सकते हैं, ज्वाइंस कर सकते हैं आप। किसी दूसरे टेबल में इंसर्ट करना हो तो एक्सटर्नल टेबल में से सिलेक्ट करके किसी दूसरे टेबल में इंसर्ट किया। ये अपेंड की हिंट क्यों दी है इसने यहाँ पे, ये क्या चीज़ है? अच्छा इंसर्ट, उसके बाद ये उसने क्या दिया? कमेंट किया, कमेंट नहीं, इसको हिंट कहते हैं। कॉल्ड हिंट्स, एसक्यूएल हिंट्स कहा जाता है इसको। अच्छा ये हिंट्स क्या करती हैं? आपके एग्जीक्यूशन प्लान बनता है, ऑप्टिमाइजर बनाता है, ठीक है, और वो एग्जीक्यूशन प्लान बनाता है, आपके स्टैटिस्टिक्स को देखता है कि आपने स्टैटिस्टिक्स सही जनरेट किए हुए हैं, फिर वो बहुत सारे और अपने चीज़ों को देखता है कि फुल टेबल स्कैन करना चाहिए, इंडेक्स के थ्रू जाना चाहिए, आपके डिफरेंट पैरामीटर्स की वैल्यूज को देखता है, ओवरऑल डेटाबेस की वो जो परफॉर्मेंस है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, बहुत सारी चीज़ें जो इम्पैक्ट करती हैं ऑप्टिमाइजर को। तो उस हिसाब से एग्जीक्यूशन प्लान बनाता है। आप अगर एग्जीक्यूशन प्लान को इन्फोर्स अपनी मर्जी का बनवाना चाहते हैं या इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं एग्जीक्यूशन प्लान के ऊपर, तो आप हिंट पास करते हैं। हिंट कैसे पास करते हैं? सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट के फौरन बाद आप स्लैश स्टैटिक प्लस उसके दरमियान हिंट का नाम देते हैं और फिर इसको क्लोज करते हैं स्टार स्लैश। तो इसके दरमियान अपेंड की हिंट अगर पास करेंगे किसी इंसर्ट की स्टेटमेंट में तो ये बताएगी इसको कि ये डायरेक्ट पाथ लोडिंग करेंगी, ठीक है, ये क्या करेगी? ये डायरेक्ट पाथ लोडिंग करेगी, यानी कि ये HR के एम्प्लॉयज के टेबल में डाटा लोड करेगी, कहाँ से? EXT टैब एम्प्लॉयज में से, लेकिन लोडिंग जो होगी कन्वेंशनल पाथ नहीं होगी, वो डायरेक्ट पाथ होगी। तो बहुत सारी हिंट्स पास कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि ये फुल टेबल स्कैन ना करे, अगर वो क्यूरी फिर भी फुल टेबल स्कैन कर रही है, आप चाहते हैं फुल टेबल स्कैन ना करे, इंडेक्स यूज करे, आप इंडेक्स की हिंट पास कर सकते हैं, आप फुल टेबल स्कैन की हिंट पास सकते हैं, आप जॉइंस की डिफरेंट हिंट पास कर सकते हैं। तो ये बहुत ज्यादा यूज होने वाला ये फीचर है हिंट्स। एसक्यूएल ट्यूनिंग के अंदर ये कवर किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे हम इंसर्ट मतलब यहाँ पे इंसर्ट की जगह जॉइन पास करते हैं। हाँ ज्वाइन करा अपेंड की जगह, हाँ। या अपेंड से पास करते हैं तो वो ये चीज स्किप करता है, मतलब डाटा अपेंड की हिंट, ये हर हिंट का एक नाम है और उसका कोई ना कोई पर्पज है। जैसे अपेंड की हिंट है, उसका पर्पज ये है कि आप डायरेक्ट पाथ लोडिंग करेंगे। पैरेलल की हिंट है, उसका मतलब ये है कि पैरेलल प्रोसेसेस चलेंगे और वो डाटा लोडिंग करेंगे। इंडेक्स की हिंट है और आगे पैरेंथेसिस में इंडेक्स का नाम देते हैं, मींस कि वो ये इंडेक्स यूज करे। फुल टेबल स्कैन की हिंट है और आगे टेबल का नाम देते हैं, मींस कि ये टेबल जब एग्जीक्यूशन प्लान बनाए तो इस टेबल को फुल टेबल स्कैन करना, इंडेक्स सारे इग्नोर करते हैं। जब इसका पैरेलल किंग है, हम चेक की कोई पैरेलल किंग है वो जल्दी डेफिनेटली इसमें वो मल्टीपल प्रोसेसेस इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो हमारी जो एबी की जो टाइम लेती है उसको पैरेलल के साथ करना है, हाँ डेफिनेटली। लेकिन हिंट्स को आपको पता होना चाहिए, मतलब ये इस कोर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि आ गया तो मैंने आपको बता दिया। अदरवाइज आपको हिंट्स का जरूर पता होना चाहिए, इसको थोड़ा सा पढ़ जरूर लीजिएगा। ये मतलब ये पूरा एक एरिया है हिंट्स के ऊपर में, हमें 5-6 चैप्टर्स हैं। अगर आपको ट्यूनिंग में अगर हम देखें तो अच्छी खासी चीजें हैं इसमें, ये पता ये आइडिया ये आपको जरूर है, DBS में एटलीस्ट जरूर पता होना चाहिए। तो ये डाटा डिक्शनरी टेबल्स हैं जी, व्यूज हैं जिनके थ्रू आप एक्सटर्नल टेबल्स की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। DBA_external टेबल्स या यूजर_ या ऑल एक्सटर्नल टेबल्स है। DBA_external लोकेशंस में आपको वो डायरेक्टरीज बताएगा। DBA_tables में भी नॉर्मल टेबल और एक्सटर्नल टेबल्स दोनों आ जाएंगे। DBA_tab_columns में आपके सारे टेबल्स के कॉलम्स की डिटेल्स आएगी, चाहे वो एक्सटर्नल है चाहे वो नॉर्मल टेबल्स हैं। और DBA_directories में आपके एक्सटर्नल डायरेक्टरी जितनी भी क्रिएटेड है उनकी डिटेल्स आपके पास। एक्सटर्नल लोकेशन में डायरेक्टरी बताएगा, फाइल का नाम बताएगा। हाँ फाइल का डायरेक्टरी की हाँ फाइल अच्छा डायरेक्टरी जब भी क्रिएट करते हैं वो हमेशा सिस के ओनरशिप में क्रिएट करते हैं, हमेशा सिस के ओनरशिप में क्रिएट करते हैं। तो ये ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू। सर हम उसको देते हैं ना, राइट्स देते हैं बाद में, ट्रू है। मैंने कहा जी जब भी वो कह रहे हैं ना कि सिर्फ सिस में होती है वो। हाँ मैंने ये कहा कि सिर्फ सिस की ओनरशिप में होती है। उसने कहा जी डायरेक्टिव जस्ट आर ओन्ड बाय द यूजर दैट क्रिएट्स देम, फॉल्स है। फॉल्स एक्सटर्नल टेबल पे इंडेक्स अभी तक नहीं है क्योंकि उसकी स्टोरेज है वो ऑर्गेनाइज नहीं है, क्योंकि इंडेक्स में क्या होता है, रो आईडीज होती हैं, हाँ फाइल में तो रो आईडीज होती है।